पहले झारखंड महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठे विवाद की खबरों के बीच राहुल गांधी ने जेवीएम के हेमंत सोरेन और जेवीएम के प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। सभी नेता बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा पर अहम फैसला होने की उम्मीद है। और मनोज हमारे साथ तो सीधे जुड़ते हैं। मनोज, बुलावा आया है और महागठबंधन की जो रूपरेखा है ये तय होनी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है। हालांकि जब बातचीत हुई है, बयानबाजी हुई है, क्या जेवीएम का क्या कहना है, प्रदीप यादव क्या कह रहे हैं? देखिए विवेक, अगर हम बात करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो अभी तक कोई भी दल अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। हालांकि सभी दल जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं कि ये सीट हमारी है और हम इतनी सीटों पे लगेंगे। लेकिन खुल करके मीडिया के में अगर कहे तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सारे लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सीटों को लेकर के कोई जीच नहीं है और सारे लोग मिल करके लड़ेंगे। और एक लक्ष्य यह है कि जो बीजेपी की जो सरकार है उसको सत्ता से बाहर करना है और उसको लेकर के हम लोग आपस में जो भी सेक्रीफाइस करना होगा, जो भी त्याग करना होगा, वो सारे हम लोग करेंगे। तो उन्हीं सारे चीज़ों को लेकर के तमाम दलों के नेता जो हैं वो अपने अपने बात रख रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर खाने की बात करें तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सबकी अपनी अपनी पार्टी और जो जनाधार है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए सारे लोग अपने सीटों पर जो है वो दावा ठोक रहे हैं। जहां तक जेवीएम की बात कही, जेवीएम भी कुछ सीटों पे अड़ा हुआ है। अगर जेवीएम की बात करें तो कोडरमा और चतरा सीट जो है जेवीएम की पसंद है कि कोडरमा में बाबूलाल मरांडी और चतरा से उनके किसी दूसरे, या फिर गोड्डा जो सीट है वहां से वो लड़े। तो चतरा, गोड्डा और कोडरमा के बीच में जो है जेवीएम क्या इच्छा है कि वो लड़े, इसमें से 2 सीटें उसे मिले। वहीं अगर हम बात करेंगे तो चतरा सीट पे राजद का भी अपना दावा जताया जा रहा है। राजद भी अपने प्रतिनिधि को वहां से खड़ा करना चाह रहा है। हालांकि इसको लेकर के भी अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। लेकिन तमाम ऐसे सीट्स हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेकर के यहाँ पे तमाम दलों के बीच में सीटों को लेकर के थोड़ी अंदर खाने में जीत चल रही है। लेकिन अगर हम बाहर मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो सभी लोगों का सूर एक है कि हम लोग आपस में मिल करके लड़ रहे हैं। और आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इस बैठक को अगर देखा जाए तो पिछले दिनों आरपीएन सिंह का जो रांची दौरा हुआ था उसमें तमाम दलों के लोगों से मुलाकात की थी, उसी की कड़ी में इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो बातचीत हुई है और एक जो दूसरे घटक दल हैं, राजद है, वामपंथी दल है, उनके नेताओं के साथ में जो मिलकर के इन लोगों ने बातचीत की है, उसके बाद इन बड़े नेताओं को जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उन्हें वहां बुलाया गया। और इस बैठक में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अजय, वो भी रहेंगे और प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह रहेंगे। तो इनके बीच में एक सहमति बनाने की बात है कि किन सीटों पे कौन कौन कितने सीट मिलेगी और उसके बाद फिर आगे की एक महागठबंधन का एक स्वरूप तय होने की संभावना जताई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने वाला है। वैसे में सरकार जहां जल्दी से जल्दी विभागों के बजट को पास कराने में लगी है, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर विरोध कर सरकार को घेर रहा है। मंगलवार को भी सदन में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब खत्म होने वाला है। ऐसे में विपक्षी दल सरकार को अधिक से अधिक मुद्दों पर घेर कर जनता के बीच अपनी नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को झारखंड विधानसभा में भी दिखा। सदन में कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम ने हाई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का मामला उठाया। विधायक ने शिक्षकों की नियुक्ति मामले में बोलते हुए 25% खाली सीटों को सामान्य कोटे से भरने की मांग की। इसी मुद्दे पर सदन में मंगलवार को काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे को देख स्पीकर ने 7 फरवरी को बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जो प्राथमिक शिक्षकों से नियुक्ति भरी जानी थी, जो कि नियमावली में जो बातें अंकित थी, जिसके बारे में कल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि प्रक्रिया चल रही है, इसको हम लोग करेंगे, उसी विषय पर प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। जिला वाइज जो बहाली निकली है उसमें जो माननीय सदस्यों को जो आशंका लग रही थी उसको स्पष्ट किया गया और माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि अभी पूरे राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, ये पूरा होते ही उस पर विचार करके उसकी व्यवस्था करेंगे।
शिक्षकों के मुद्दे पर हंगामे के बीच कुल 13 विभागों के बजट को मंगलवार को सदन में पास किया गया। वहीं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव को स्पीकर ने अमान्य करार दिया है, जिसको लेकर भी तीखी बहस हुई। और इतने कम समय में इतने विषयों पर चर्चा करना, हमने कहा कि सरकार केवल रस्म अदायगी करती है। अगर संवैधानिक बाध्यता न होती कि इन्हें अनुमति लेना है विधानसभा, तो विधानसभा के पटल पर रखते भी नहीं। इधर सदन में विपक्ष जहां पूरी सरकार को घेर रही थी, वहीं शिक्षा मंत्री नीरा यादव सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के सवाल से ही परेशान दिखी। हालांकि उन्होंने सभी सदस्यों के सवालों का बखूबी जवाब दिया। पहले सारे जगह का कंप्लीट तो हो जाए, रिजल्ट आ तो जाए, उसके बाद तो फिर जो भी नियमावली में है वो हमको करना ही करना है। कुल मिलाकर कहें तो सदन में मंगलवार को पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे का दौर चलता रहा, जबकि चालू विधानसभा का अंतिम बजट सत्र होने के कारण कई सदस्य चिंतित भी दिखे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। नियमावली में प्रावधान है तो फिर ढुलमुल क्यों? यानी मनसा खराब है इनकी नीयत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के रास्ते मिशन बंगाल में जुट गए हैं। बंगाल सरकार ने जब हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी तो योगी आदित्यनाथ विमान से रांची पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बोकारो के चंदनक्यारी पहुंचे, जिसके बाद चंदनक्यारी से सड़क मार्ग के जरिए पुरुलिया पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। हालांकि बोकारो पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीपैड में दाखिल हो गए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का Z+ कैटेगरी का है। इनका Z+ कैटेगरी का कितना भी प्रोटोकॉल के एज पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। और इसी के अलावा इनका थ्रेट परसेप्शन का देखते हुए हम लोग ज़्यादातर ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों का मुहैया करवाया है। देखिए, जब पब्लिक लीडर आते हैं तो लोगों का भी और स्पेशली पार्टी पर्सन जो होते हैं उनका भी अपना रहता है, लेकिन वो एट सच सुरक्षा की दृष्टि से जितना था उतनी व्यवस्था हम लोग कर लिए थे। हम लोगों ने लोगों से ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन सर, झारखंड बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा वार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र के संघीय ढांचे पर वार कर रही हैं। जिस तरीके की उन्होंने हरकतें की, ये साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी अब डर गई हैं। अब वो आतंक के जरिए, अब वो छल कपट के जरिए, अब वो जोर जबरदस्ती के जरिए, अब वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाकर जबरन वेस्ट बंगाल पे शासन करना चाहती हैं। चुनाव में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अनोखी पहल की। आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। सी विजिल ऐप के जरिए फोटो या फिर वीडियो मिलते ही 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। चुनाव के दौरान धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी पहल की है। सी विजिल नाम के मोबाइल ऐप के जरिए आम लोगों से फोटो या वीडियो भेजने की अपील की गई है, ताकि आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर नकेल कसा जा सके। इसके जरिए शिकायत मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर 100 मिनट के अंदर जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर मामला दर्ज किया जाएगा। त्वरित कार्रवाई हेतु फील्ड में कोई भी आम नागरिक मोबाइल ऐप के थ्रू से फोटो या मोबाइल ऐप के जरिए खींच करके संबंधित आरोप को भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मोबाइल ऐप काम कैसे करेगा। सबसे पहले स्मार्टफोन में डाउनलोड करें सी विजिल ऐप। चुनाव की घोषणा के दिन से काम करने लगेगा ऐप। ऐप के ओपन करने के बाद फोटो खींचने या वीडियो बनाने का ऑप्शन होगा। 5 मिनट के अंदर फोटो भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जीपीएस की मदद से शिकायत वाले स्थान की पहचान होगी। शिकायतकर्ता को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसके जरिए वो आगे की कार्रवाई जान सकेगा। शिकायतकर्ता की पहचान आयोग गुप्त रखेगा। जिला और प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग की आईटी टीम मॉनिटरिंग करेगी। निर्वाचन आयोग की केंद्रीय टीम दिल्ली में करती रहेगी निगरानी। आपको बता दें कि इस मोबाइल ऐप का फायदा चुनाव आयोग को हाल ही में 5 राज्यों के हुए चुनाव में भी मिला था, जहां 18,990 शिकायतों में से 13,223 केस के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कोई भी व्यक्ति
इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस अपनी प्रक्रिया 5 मिनट की ये प्रक्रिया है जिसमें अपने किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कुछ दिखता है, कुछ वायलेशन दिखता है, इसे अपलोड किया जा सकता है, जिसे 15 मिनट के अंदर जो है इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। इस ऐप की खास बात ये कि चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद यह अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐप से मिल रही सहूलियत को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने देश भर में इसका उपयोग करने का फैसला किया है। सी विजिल ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं और आयोग ने बाकायदा QRT टीम का गठन भी किया है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने झारखंड दौरे के दौरान कोल ब्लॉक को लेकर एक अहम बैठक की है। सीएम पीडीआई के अधिकारियों के साथ आवंटित कोल ब्लॉक को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने चर्चा की। दरअसल हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। दुमका के कल्याणपुर में ये कोल ब्लॉक स्थित है। हरियाणा सरकार ने कोल ब्लॉक में कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हो सकता है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। उस कोल ब्लॉक का हमारा बहुत कई वर्षों से एक विषय पेंडिंग था, तो आज हमने MDPI के साथ बातचीत, CM PDI के साथ बैठ करके बातचीत करके और बहुत जल्दी उसका एक्सप्लोरेशन वो करेंगे ताकि उसमें कितनी क्वांटिटी कोल की हमको मिलेगी, फिजिबिलिटी कितनी है। और हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस के विधायक निर्मला देवी और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की तरफ से दायर क्रिमिनल केसिंग याचिका पर मंगलवार झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय कर दी है। ये बताएं कि विधायक निर्मला देवी और उनके पति पर बड़कागांव में NTPC के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर दर्ज किए गए केस को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान विधायक ने कोर्ट को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि विधायक निर्मला देवी पर 33 केस विभिन्न मामलों में दर्ज हैं। केस नंबर 226/2016 को क्वाश करने हेतु जो याचिका दायर की गई है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लिस्टेड था और सुनवाई के से कुछ ही मिनट पहले राज्य सरकार की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया, जिसे कोर्ट ने जिस कारण से कोर्ट ने मामले को 26 फरवरी को पुनः सुनवाई हेतु लिस्ट करने का आदेश दिया। आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र और झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। पलामू में आयोजित लालू संदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीब और नौजवानों की आवाज को दबाना चाहती है। महंगाई दूर करने के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर गरीबों को ठगा। आप देख रहे होंगे कि रोज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज गैस का दाम बढ़ रहा है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज से डॉक्टर 2 घंटे तक काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों के इस फैसले से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इससे पहले मंगलवार को डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया था। और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट तरह की घटनाएं होती है और लगभग बहुत सारे प्रदेशों में जहां पहले से ये प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को स्टेट में भी वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हो ताकि सुरक्षित वातावरण में हम लोग काम कर सकें। 6 तारीख को पेन डाउन स्ट्राइक या कार्य बहिष्कार होगा, मरीज हम लोग नहीं देखेंगे और उसके बाद हो सकता है कि सारे डॉक्टर झारखंड के जितने भी हैं वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में भी जा सकते हैं। देवघर में मंगलवार को एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। वारदात को शहर के रिलैक्स होटल के करीब आपसी विवाद के बाद अंजाम दिया गया है। गोली लगने से घायल हो गया है युवक और उसका नाम आजाद शेख है, जो जूता व्यवसायी है। बताया जा रहा है कि आजाद शेख ने परिचित युवक दानिश को व्यवसाय के लिए कर्ज दिया था। उसी पैसे की वापसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी क्रम में दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दानिश ने आजाद को गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना घटी है, इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है और इन्हें सदर अस्पताल भी लाया गया है। अभी अच्छे बातचीत हो रही है और कुछ लोगों का नाम भी आया है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी रांची में डीएसपी की जमीन को ही माफियाओं द्वारा बेचने का मामला सामने आया है। पूरा मामला कोतवाली इलाके का है, जहां जमीन माफिया ने मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी कागजात
के सहारे डीएसपी जितेंद्र प्रसाद की जमीन को भेज दिया। डीएसपी जितेंद्र प्रसाद और मांझी थाने में पोस्टेड हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद डीएसपी की पत्नी ने केस दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मुकेश पर इस तरह की कई घटनाओं को पहले भी अंजाम देने का आरोप है। ये एक इसके वादी हैं, एक पुलिस अफसर की पत्नी है और उसका ज़मीन वो खरीदा था अपना। तो क्या है, मुकेश कुमार पांडे और ये लोग कुछ लोगों को ये लोग एक गिरोह बना के और किसी का ज़मीन को जो है दूसरे को बेच देना, उसमें झंझट पैदा कर देना, यही लोग का काम है और पैसा ऐंठना काम है। लोग का जाली कागजात वगैरह फ्रेबी बना करके ये लोग जो है ये सब काम करता है। और खूंटी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल पीएलएफआई के एरिया कमांडर जितनाग को मदद पहुंचाने के आरोप में डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 29 जनवरी को अड़खी के तुरड़ा जंगल में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया था, जबकि घायल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस दौरान मुठभेड़ में घायल जितनाग भाग निकला था, लेकिन पुलिस को जानकारी दिए बगैर डॉक्टर दीपक झा मुरहुन के बुढ़ीमा जंगल में उसका इलाज कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान नक्सली एक बार फिर फरार होने में कामयाब रहा। 4 ऐसे लोग थे जो उनके सहायतार्थ पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ घायल उग्रवादी को वहां से उठाया, अपितु उसको रखा, उसका इलाज किया, उसे पहुंचाया, हर प्रकार की सहायता उसे दी। इस आलोक में पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि भादवी की धारा 212 के अंतर्गत ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। खबर है गुमला से, जहां के असनी गांव में पिता की हैवानियत से सनसनी मच गई। हैवान पिता ने अपने सगे मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पूरा मामला नरबली से जुड़ा दिख रहा है। इस मासूम का हत्यारा फरार है। इसके हैवान पिता ने पहले इसका सिर मुड़वाया और फिर 5 साल के बच्चे की बलुआ से गला काटकर हत्या कर दी। मां जब तक समझ पाती उसके लाल का लहू जम चुका था। घर ने तो कहते कि मुझे मारबा कहला और घर से निकलो तले मैं नहीं देखलो से खानू निकला गान के और सेवा का मार दिला तो देखे कि बलुआ से मारे। पुलिस फिलहाल हत्या के बाद गांव से फरार गंगू उरांव की तलाश में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गांव वालों से पूछताछ में जुटी हुई है। उसे अंदेशा तो नरबली का ही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिखी। वो अपने पिता ही अपने ये से बलि से काट दिया है। इसे सत्यापन के लिए जांच कराया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन चीज से कौन कारण से हत्या हुआ है। गुमला के असनी गांव में हैवानियत की इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक पिता अपने ही जिगर के टुकड़े का खून कैसे कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील की रिपोर्ट। अपने बेहतरीन उत्पादों के लिए मशहूर झारक्राफ्ट अब बुनकरों की बदहाली का कारण बन गया। झारक्राफ्ट से जुड़े लगभग 5000 मजदूर वेतन नहीं मिलने से पलायन को मजबूर हैं। कभी अपनी कारीगरी से झारक्राफ्ट को देश और राज्य में पहचान दिलाने वाले बुनकर अब बदहाली के कगार पर हैं। बदहाली का आलम यह है कि बुनकर अपनी रोजी रोटी के लिए झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन करने को विवश है। अपनी ऐसी स्थिति के लिए बुनकरों ने साजिश का आरोप लगाया। उनकी माने तो सोची समझी रणनीति के तहत उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों में कमियां निकाली जा रही है ताकि झारक्राफ्ट संस्था को बदनाम किया जा सके। बुनकरों ने झारक्राफ्ट पर भी 1.5 साल से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। बाहर यहाँ रोजगार ही नहीं मिल रहा है, बुनकर को काम ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से नहीं जाएंगे। अब तो 1-1.5 साल हो गया। बहुत खराब स्थिति चल रहा है अभी। ये हम लोग को काम नहीं मिल रहा है ना। काम बनते हुए फिर बनता है, उसके बाद फिर पैसा भी नहीं मिलता है। कई जगह सामने है, हम लोग को कुछ काम मिलेगा घरेलू, हम लोग तो बाहर बाल बच्चा छोड़ के नहीं ना जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को काम मिलेगा। कहा 3 महीना ट्रेनिंग किए यहाँ, अभी कुछ हो नहीं है। बुनकरों की बदहाली के कारण क्या हैं, इसका अंदाजा नगरी के हस्तकरघा कारखाने को देखकर लगाया जा सकता है। कारखाने में रखी मशीनें जहां धूल फांक रही हैं, वहीं बुनकरों द्वारा मेहनत से बनाए कंबल और उसके धागे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। बुनकरों ने इसके लिए सरकार की दोहरी नीति को जिम्मेवार ठहराया है। प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के सदस्य असलम अंसारी की माने
तो सरकार एक तरफ जहां बुनकरों के उत्थान और विकास की बात कर रही है, वहीं पूंजीपतियों और बिचौलियों के कारण झारखंड के गरीब बुनकरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। बुनकर यहाँ से एक दूसरे जगह काम के लिए जा रहे हैं। मेन बात ऐसा है कि हम लोग को जो काम झार क्राफ्ट से चलता था, एक कंबल का आधार बना लिया ये लोग कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि बुनकर से तैयार किया हुआ कंबल को वहाँ पर दिया गया है और बुनकरों का जो मजदूरी है उसको एक साजिश के तहत रोक दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, झारखंड के बुनकर तंगहाली में जीने को मजबूर हैं। गरीबी और परिवार का पेट पालने का दर्द उन्हें इतना सता रहा है कि वे पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बुनकर ही नहीं रहेंगे तो झारक्राफ्ट जैसी संस्था का क्या होगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।